हम क्या जाने, चला है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। रात के बज रहे हैं 12:48। सो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज हम पढ़ने वाले होंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है इस नए चैप्टर के अंदर। जैसे कि हम सबको पता है, इस विक्ट्री सीरीज़ के अंदर हम लोग यार जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो कवर कर रहे होते हैं चैप्टर के अंदर काफ़ी कम समय के अंदर। ठीक है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी से क्रक्स निकाल के हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ रहे होते हैं। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमने केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन जो है वो चैनल पर कवर कर दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस तुमको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं चार्जेस की। ठीक है, बात करते हैं चार्जेस की। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छा, हमको पता है चार्जेस क्या होते हैं, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, ग्रेट। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज को लेकर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बेसिकली इसकी स्पेलिंग हो जाएगी रिपेल। ठीक है, रिपील नहीं है, रिपेल है। ठीक है, ग्रेट। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या हमको ये पता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ में आ जाते हैं, है ना, मान लो ये नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, ऐसा कुछ, तो क्या होता है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे दो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइक पोल्स जो हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास पास आ गए। सिमिलरली अगर साउथ पोल और साउथ पोल पास पास आ गए तो भी दोनों जो मैग्नेट्स हैं वो रिपेल करेंगे। यही केस होता है हमारे चार्जेस के केस में। कैसे, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास में आ गए तो रिपल्शन होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज पास में आ गए तो रिपल्शन होगा। अच्छा, अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, अगर ये पहली बॉडी में न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी में न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है कि नहीं। जब बॉडी न्यूट्रल है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यही सेम टू सेम केस हमको देखने को मिलता है मैग्नेट्स के केस में। उसमें भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ पोल और साउथ पोल रिपेल करते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो क्या हो रहा होता है, अट्रैक्शन हो रहा होता है। आया ना, क्या हो रहा होता है, अट्रैक्शन हो रहा होता है। ग्रेट। अच्छा, ये पहली दो प्रॉपर्टी तो हम समझ गए। भैया ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल्स टू एनी। ये क्या बोला है, मैंने कहा एक बात समझो। ठीक है, एक बात समझो यार, ये मेरे पास में मार्कर है। ठीक है, ये मेरे पास में एक मार्कर है। अच्छा, हमको ये पता है कि इस मार्कर के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, तो मैं ये टर्म कहीं तो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हमें पता है कि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रेट। अच्छा, अमेजिंग। अब एक और चीज़ समझना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो होता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलता हूँ कि ए इलेक्ट्रॉन मुझे एक बात बता कि तेरे पे चार्ज कितना है, तुझ पे चार्ज कितना है, तो वो बोलेगा भैया मेरे पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ग्रेट। अब हमको किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब मेरे को बताओ कि इस पूरे मार्कर पे, इस पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। तो अगर मैं देखता हूँ तो इस बॉडी के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट अस एज्यूम कि इस मार्कर के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इतने कम तो नहीं होते हैं लेकिन हम हमारे अजम्पशन के लिए मान रहे हैं। ठीक है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज कितना होगा, मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना, ग्रेट। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे ये पता हो कि किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर मुझे ये पता हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो मैं उस पूरी बॉडी का चार्ज बता सकता हूँ, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू एनी। उन्होंने बोला यार तुम अपना दिमाग, तुम अपनी माथापच्ची बाद में कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं तुमको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। ठीक है, इसको यूज करके तुमको जहाँ भी जो भी चार्ज निकालना हो तुम निकाल सकते हो। Q इज इक्वल्स टू एनी। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना शानदार फॉर्मूला है कि हमें बस ये पता करना है कि किसी बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उससे हम ये बता सकते हैं कि बॉडी का चार्ज क्या है। देखो यहाँ पर मान लो किसी बॉडी के अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस n की जगह 1 करोड़ लिख दो। E तो हमको पता ही है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
मान लो किसी बॉडी के अंदर 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की जगह 5 करोड़ रख दो और e की जगह वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग, ऑलराइट। अगर 10 करोड़ है तो n की जगह 10 करोड़ रख दो। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें उस बॉडी के ऊपर का चार्ज पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पूरी बॉडी का चार्ज मिल जाएगा। अरे ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर रहे होंगे हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की। रेट ऑफ फ्लो, ये क्यों पकड़ रखा है मैंने हाथ में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जहां पर भी रेट ये शब्द आता है, हमें एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं टाइम से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। शाबाश, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं। ये बीच वाला पोर्शन अभी छोड़ दो, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ठीक है। करंट को हम डिनोट कर रहे होते हैं आई से, ओके। करंट को हम डिनोट कर रहे होते हैं आई से, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू हो जाता है Q अपॉन T, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन को वापस से पढ़ो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैंने कहा रेट यानी कि टाइम ये रहा, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि चार्ज ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं करंट, ठीक है। तो ये रहा करंट आई, ऑलराइट। आ रही बात समझ में? ग्रेट। तो ये हमारा हो गया करंट का फॉर्मूला, क्या, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। अरे क्या बात है, अमेजिंग, अमेजिंग, ओहो भैया, मस्त भैया, अच्छा ग्रेट। तो हम समझ चुके करंट की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, I से हम करंट को डिनोट कर रहे होते हैं, Q से चार्ज को, T से टाइम को। I इज इक्वल्स टू Q बाई T, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो करंट होता है, हमें पता है ना कि हमारे फिजिक्स के अंदर हर एक चीज़ की SI यूनिट हम देख रहे होते हैं, है कि नहीं। तो हमारा जो करंट होता है, हमारा जो करंट होता है उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं A से, ठीक है। अच्छा, तो जब तुम भी कहीं पर भी देखोगे तो ऐसा लिखा होगा 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, या फिर 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। तो ऐसा करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखा होगा और फिर उसकी SI यूनिट लिखी होगी। आई बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, अब ये जो बीच में लिखी स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेते हैं। ये बीच में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। देखो देखो, कन्वेंशनली ये हुआ करता था कि भाई साहब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन बाद में यार पता चल गया था कि हमारे प्रोटॉन्स जो है वो फ्लो नहीं करते हैं, है ना। हमारे प्रोटॉन्स जो है वो फ्लो नहीं करते हैं। फ्लो क्या, कौन से चार्जेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अच्छा, तो यार अब ये चीज़ ऑलरेडी है कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको ना बदलते हुए बस इसके अंदर से थोड़े से चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। अपने समझने के लिए समझ लो यार तुम, आसान होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इनका बाद में ऐसा बताया गया, बाद बेसिकली हम ऐसा फॉलो कर रहे होते हैं आज की डेट में। तुमको दिमाग नहीं लगाना हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है, यानी कि द फ्लो ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। हमेशा जो हमारा करंट होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ग्रेट। जब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मान लो अगर हमारा करंट यहाँ पर, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड फ्लो कर रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑलराइट, आ रही बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग, अमेजिंग, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था वही सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वायरिंग है। ये हमारा बल्ब है, ठीक है, हमारा बल्ब जो ग्लो हो रहा है तो जल रहा होता है, ठीक है, ये बल्ब है। अच्छा, एक पावर सोर्स है, पावर सोर्स है, फिर सेल, सबको पता है पावर सोर्स एक सेल होता है। अच्छा, और ये है स्विच। क्या हमने घर का स्विच देखा है? इससे उसको रिलेट करके देखते हैं। अच्छा, जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं, क्या तभी लाइट जलती है, हाँ या ना? हाँ, सिर्फ तभी लाइट जलती है। ओहो क्या बात है। अच्छा, अगर स्विच ऑफ कर रखा है तो क्या लाइट जल रही होती? नहीं। उसका कारण भाई ऐसा है, उसका कारण भाई साहब ऐसा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये स्विच कैसी पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें पॉइंट आउट करके बताता हूँ तो यहाँ पर क्या इन दोनों पॉइंट्स में कनेक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब बेसिकली ऑफ है,
तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स में कनेक्शन नहीं है, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर सर्किट कैसा है, ब्रोकन है, ठीक है, दिस सर्किट इज ब्रोकन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो हमारा स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा स्विच ऑफ है, ये सर्किट ब्रोकन है। अच्छा, मान लो यहाँ से करंट आया है ना, एग्जाम्पल देखो, करंट आया है ना, अच्छा आया, यहाँ तक पहुँच गया है ना, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, अब तुम विजुअलाइज करके देखो। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाएगा? हवा में निकलेगा, इसके बाद कहाँ जाएगा? लेकिन अगर उसी जगह पर मान लो कि ये सर्किट क्लोज होता, ठीक है, ये सर्किट कुछ ऐसा क्लोज होता है कि नहीं, ये देखो मैं बना रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हमारा करंट आता और यहाँ से आगे निकल जाता है कि नहीं? ग्रेट। तो बेसिकली हमने एक चीज़ देखी कि जब तक स्विच हमारा ऑन रहता है तो क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो क्लोज रहता है, ठीक है, उससे करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन जैसे स्विच ऑफ किया, सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते करंट फ्लो नहीं हो पाता, और करंट फ्लो नहीं हो पाता तो क्या हमारा बल्ब जल पाएगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस केस में जब ये स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, यानी कि ये सर्किट जो है वो ब्रोकन है, तो क्या ये बल्ब जल पाएगा या नहीं जल पाएगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर से नीचे बताना है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, ओके, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद में हमने सर्किट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है, ऑलराइट, और उसके बाद में फिर हमने चार्जेस क्वांटाइज्ड यानी कि Q = NE के बारे में भारी भरकम जानकारी ले ली है, जिसमें से हमारा E जो है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, ये पूरे सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ऑलराइट, ग्रेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट होता है उस सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यार एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम इतने समझदार हो कि तुम कंपोनेंट को देख के उसका सिंबल समझ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ये सेल है, तो ये सेल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अगर सेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर सेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर सेल का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर एक की जगह 3 सेल होंगे भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि मल्टीपल सेल्स। तो पहले केस में सिर्फ सिंगल सेल था, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे, तो ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, और इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? बैटरी बोल रहे होते हैं, है कि नहीं? ग्रेट। एक प्लग की, ठीक है, एक प्लग की, देखो जब भी हम लोग साइंस लैब में, फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग सर्किट हमारा क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो की कुछ यार ऐसी दिख रही होती है हमारी, कुछ ऐसी दिखती है कि वो कुछ ऐसी दिख रही होती है वो की हमारी, ठीक है, और ऐसी वो मतलब कुछ ब्लैक कलर की होती है एंड काफ़ी प्यारी सी की होती है, ठीक है। तो अगर हम उस हमारे जो प्लग की होती है, अगर उसको हम डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर, तो हमारा सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है, और जैसे ही सर्किट क्लोज होता है वैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही उस की को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, जैसे ही उस की को हमने बाहर निकाल दिया, अब सर्किट कैसा है? ओपन है। अब सर्किट कैसा है? ओपन है। क्या अब करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये उसका टॉप व्यू है यार, ठीक है। टॉप से अगर तुम देखोगे, अगर तुम किसी भी गोल चीज़ को अगर तुम साइड से देख रहे हो तो तुमको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल को मैं साइड से दिख रहा हूँ, मेरे को सिलेंड्रिकल दिख रही है, लेकिन तुम देखो जैसे तुम इसको ऊपर से देखोगे, है ना, जैसे तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ सर्कुलर पार्ट दिख रहा है कि नहीं? तुम्हें सिर्फ सर्कुलर पार्ट दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जब हमारी प्लग की या फिर हमारी जो की होती है वो लगी नहीं होती है, तो ऐसा खुला हमको दिख रहा होता है ना, ऐसा हमको खुला दिख रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमने प्लग की इंसर्ट की, और अगर हम ऊपर से देख रहे होते हैं तो भाई प्लग की इंसर्टेड है ना, तो ये डॉट से हम उस की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग, ओके। फिर ये जॉइंट वायर है, हम समझ सकते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, या ऊपर ऐसा एक हम देख सकते हैं कर्व है, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो वायर्स हैं ये बिना जॉइंट हुए क्रॉस हो रही हैं। फिर बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। रियोस्टैट जो होता है या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, ये 2 सिंबल्स होते हैं, एमीटर ए और वोल्ट मीटर वी। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, लेकिन यार जो हमारे काम आता है ना, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने इसको मेरे पुराने वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें 10th के अंदर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर तुम इसके डिटेल में जाओगे और अगर आधे अधूरे ज्ञान को लेकर वापस आओगे तो ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे,
क्योंकि तुम बीच में फंस चुके होगे, फिर तुम्हें और थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा इस टॉपिक को पूरा करने के लिए, और जहाँ से तुमने 10th को पढ़ने के लिए शुरुआत की थी, ठीक है, फिर उससे तुम बहुत आगे निकल चुके होगे, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए अभी जो है हम वो समझ लेते हैं। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही होती है, इट इज़ दी वर्क डन, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ W, है ना, इट इज़ दी वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, चार्ज की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं Q की बात हो रही होगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, Q लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, Q लिख दिया। अरे ग्रेट, अरे क्या बात है ना। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऑलराइट, ग्रेट। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क मुझे करना पड़ रहा होता है, ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क मुझे करना पड़ रहा होता है उसको हम बोल रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है, वेयर V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, where V stands for potential difference, okay, where W stands for work and Q stands for charge, okay, Q stands for charge। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या डेफिनेशन होती है वापस से, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहाँ पर V हमारा क्या होता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन और Q जो है हमारा चार्ज होता है। अच्छा, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है, वो होती है वोल्ट। अच्छा, ऑलराइट, ग्रेट। अब मुझे कोई ये बोल दे कि भाई व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने कहा V इज इक्वल टू W बाई Q, है ना, ग्रेट। अब वो मुझसे बोल रहा है कि 1 वोल्ट क्या होता है ये मुझे बताओ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 वोल्ट। सिमिलरली मेरे वर्क की क्या SI यूनिट होती है, मैंने कहा जूल, है ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना, क्योंकि जब मैं सभी टर्म्स को उसकी SI यूनिट के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इस पूरे को इसकी SI यूनिट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 1 वोल्ट पूछा गया है तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 V, ठीक है, बेसिकली हम वोल्ट को भी V से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है कि नहीं, ग्रेट। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। मैंने बोला आंख बंद करके कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। रिपीट विथ मी, देखो इसके डेफिनेशन तुमको और अच्छी तरीके से बुक में मिल जाएगी जो कि तुम देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तुमको फिर भी यहाँ पर समझा रहा हूँ कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। आ रही बात समझ में, आ रही हमको बात समझ में, अरे क्या बात है, अरे ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओम्स लॉ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बेसिकली यार पोटेंशियल डिफरेंस का एक फंडा होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंस जब भी क्रिएट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। मान लो कि यहाँ पर ये मेरा एक टैंक है ना, ये मेरा एक टैंक है जिसमें यहाँ तक पानी है, और ये मेरा दूसरा टैंक है, ठीक है, जिसमें यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली प्रेशर के कारण, या फिर वो तुम आगे समझोगे 11th-12th में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो हो रहा होता है। किसके कारण, एक हाइट डिफरेंस के कारण। देखो यहाँ पर इतना हाइट डिफरेंस है ना, बेसिकली यहाँ पर पानी इस लेवल पर है ना, देखो मैं अलग पेन से बताता हूँ, इस लेवल पर पानी है पहले वाले टैंक में, और दूसरे वाले टैंक में इस लेवल पर पानी है। तो पानी के वाटर के हाइट डिफरेंस के कारण, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा होता है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है हमारा। यार ये कुछ ऐसा सर्किट होता है कि नहीं, कुछ ऐसा सर्किट होता है। अच्छा, अमेजिंग, ग्रेट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें ये पता है कि हमारे नेगेटिव चार्जेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑफकोर्स इस नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादा होगी, है कि नहीं, इस नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादा होगी। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। और इस पॉजिटिव वाली साइड पे कम होगी। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो बेसिकली हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर, जो हमारा नेगेटिव चार्जेस हैं इस वाले एरिया में, उनको यहाँ पर हमारे पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए, है कि नहीं, ग्रेट। तो बेसिकली वो कुछ इस तरीके से हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर जाता है,
ठीक है, फ्लो कर जाते हैं। किसके कारण हुआ? ये इलेक्ट्रॉन के हमारे इलेक्ट्रॉन की कम ज़्यादा होने के कारण हुआ है कि नहीं, हमारे नेगेटिव चार्जेस के कम ज़्यादा होने के कारण हुआ कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं नेगेटिव वाली साइड पे, और पॉजिटिव वाली साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नेगेटिव चार्जेस है उसकी मात्रा कम है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव के साइड फ्लो कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि वो सेल के अंदर से फ्लो क्यों नहीं करते हैं, तो सेल के अंदर और बहुत दुनिया भर की इक्वेशन हो रही होती है, उसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने इसको ब्लैक से मार्क कर दिया। अच्छा, अब हमको ये पता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? रेड पेन देखना, इस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? ग्रेट। तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया, बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या हुआ कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, ग्रेट। अब जरा एक बात समझो, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या उतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा? देखो ज़रा यहाँ पर, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें ये बताया था कि कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव चार्जेस के इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है नेगेटिव वाली साइड पे, और पॉजिटिव वाली साइड पे कम है। तो क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है कि नहीं? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो रहा होगा? ठीक है, तो क्या हो रहा होगा? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अच्छा, ग्रेट। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो हमने यहाँ पर अभी इतनी देर में समझा, वही चीज़ यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ कहता है, ठीक है, ग्रेट। प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर और बाकी कुछ जो फिजिकल कंडीशंस होती है अगर वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट रहे, तो भाई साहब जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, उस कंडक्टर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, ग्रेट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ते जाएगा। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट फ्लो होना भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट फ्लो होना भी बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेट। तो V जो होता है वो हो जाता है IR के बराबर, ठीक है। अब हमको एक चीज़ हमेशा ये पता है कि अगर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो R है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो हमारा कांस्टेंट होता है। पर I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इस बीच के कांस्टेंट के साइड को हटाने के लिए हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? जिसको हम बोल रहे होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, एंड R इज स्टैंड्स फॉर, मस्त इंग्लिश, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ओके, ग्रेट, ऑल राइट। तो अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बेसिकली हमको पता है कि यार एक कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहे होते हैं? नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। अब हमें एक और चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी मेटालिक वायर के अंदर या फिर इस पूरे कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, हमारे एटम्स भी हैं, है ना, हमारे एटम्स भी हैं। और तुम सोचो कि अगर हम कार चला रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक आए और हमारी कार में अगर ब्रेक नहीं है तो इससे गाड़ी ठुकेगी, फिर दूसरी गाड़ी से टकराएगी, फिर तीसरी गाड़ी से टकराएगी, फिर चौथी गाड़ी से टकराएगी, है कि नहीं? ग्रेट। तो बेसिकली वो गाड़ियाँ क्या कर रही है? हमारी गाड़ी का स्पीड कम करने का काम कर रही है। वो गाड़ियाँ हमारी गाड़ी का स्पीड कम करने का ट्राई कर रही है। तो बेसिकली वो हमारे मोशन को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक गाड़ी टकरा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक गाड़ी टकरा रही है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं ना, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तो ये सिर्फ अकेले नहीं होते उस कंडक्टर के अंदर, जितने और एटम्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि उनसे जाके टकरा जाते हैं, है ना, पहले से टकराए, फिर दूसरे से टकराए, फिर तीसरे से टकराए, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बेसिकली इनके फ्लो होने में इन्हें एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है, ठीक है, इन्हें एक बाधा फील हो रही है, ठीक है, इन्हें एक अपोजिशन फील हो रहा है कि यार मैं फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि यार हम फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, और ये एटम्स, ठीक है, और बाकी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे की बाधाएं बन रही होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट देखो जरा यहाँ पर ये जो हमारे ब्लू कलर से मार्क्ड है ना, ब्लू कलर से जो मार्क्ड है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, और ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, बेसिकली हमारा एटम है, अगर तुम पूरा एटम देखते हो तो, है कि नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तो ये एटम से टकराएंगे, हैं, इधर से टकराएंगे, उधर से टकराएंगे, ऑल राइट, ग्रेट।
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके फ्लो को रेजिस्ट किया जाता है ना, कंडक्टर के कंडक्टर में ही। अच्छा ग्रेट, ओके। अब क्या हमको समझ में आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सरल सी भाषा में, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे होते हैं, लेकिन एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे दूसरे एटम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ते में मैं बोल सकता हूँ कि बाधा बन रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेना को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा एक चीज़ नोटिस करो कि V इज इक्वल्स टू आई आर था, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर था, यानी कि V बाय आई जो है क्या वो R के बराबर आ रहा होगा? क्या V बाय आर जो है वो R के बराबर V बाय आई जो है वो R के बराबर आ रहा होगा, हाँ या ना? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। अच्छा, तो अब मुझे देखो यहाँ पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है कि नहीं? हमारे करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है कि नहीं? ग्रेट। हमारे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या होती है? ओम, OHM, ओम, ठीक है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि 1 वोल्ट क्या होता है, सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इज, अब तुम देखो सिर्फ फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, V बाय आई इज इक्वल्स टू R, ठीक है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया? 1 ओम, तो तुम रेजिस्टेंस की यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखो, आगे 1 लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट लिखो, आगे V लगा दो। करंट की ऐसा यूनिट लिखो, आगे 1 लगा दो, ठीक है। देखो जरा इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो भाई। 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टर, 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू द एंड्स थ्रू विच 1 एम्पियर करंट फ्लोज, ठीक है। तो हम ये इस इक्वेशन को देख के भी बोल सकते हैं। मैंने कहा 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, when 1 volt of potential difference is applied to the ends of the conductor, ठीक है, when 1 volt of potential difference is applied to the ends of the conductor, okay, through which, ठीक है, through which 1 ampere of current flows। हाँ या ना? वापस रिपीट करता हूँ। 1 ohm is defined as the resistance, 1 ohm is defined as the resistance when the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt, ठीक है, इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। आ रही है बात समझ में? ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहला तो होता है लेंथ, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है लेकिन एरिया शॉर्ट है, ठीक है, सोचो तुम कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल चेंबर है, ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल चेंबर है, लंबा है कि नहीं? लंबा। और इस सिलेंड्रिकल चेंबर के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं। इसका एरिया देखो कितना छोटा है, इतना सा तो एरिया, बस ये छोटा सा एरिया, इतना छोटा सा एरिया, लेकिन लेंथ कितनी ज़्यादा है? लेंथ कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा लेंथ है कि नहीं? बहुत ज़्यादा लेंथ है। अच्छा, तो समझो ज़रा कि अगर इसके बीच में बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत ऐसा कंजेस्टेड सा नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा ये कि बहुत सारे लोग जो है वो इतने छोटे से एरिया वाले चेंबर के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, और ये चेंबर इतना लंबा है कि जब तक यहाँ से लोग आगे बाहर नहीं निकलते तब तक इतने सारे पीछे ये जो लोग हैं ये सारे के सारे कंजेस्टेड अंदर घूमते फिरते रहेंगे, है कि नहीं? ग्रेट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अगर हम अंदर जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। क्यों? क्योंकि लोग ही इतने सारे हैं कि हम चलेंगे, इस इंसान से टकरा जाएंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे, दूसरे इंसान से टकरा जाएंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तीसरे इंसान से टकरा जाएंगे। यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी सिलेंड्रिकल चेंबर की, ठीक है, मान लो किसी सिविल इंजीनियर को ये जॉब दिया गया है, ठीक है, मान लो कि किसी इंजीनियर को ये जॉब दिया गया है, ठीक है, ग्रेट, एंड उसको बोला गया है कि तो अपना दिमाग लगा। तो अगर उसने एक लंबा चेंबर बना दिया, बहुत लंबा चेंबर बना दिया, तो क्या होगा कि उसका एरिया छोटा होगा लेकिन होगा बहुत लंबा, तो अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस जो है वो, उतना ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं चलूंगा, इससे टकराऊंगा, चलूंगा, इससे टकराऊंगा। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन एरिया बहुत कम है। लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन एरिया बहुत कम है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, मेरा फ्री मोशन नहीं हो पाएगा, मतलब मैं फ्रीली नहीं घूम पाऊंगा, मुझे हर 2 सेकंड में कोई ना कोई टकरा के जा रहा होगा मुझसे, है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। लेकिन अगर मान लेते कि ऐसा चेंबर हो, है ना, ग्रेट,
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर सेम अमाउंट ऑफ दुकान, जितनी दुकानें इसमें थी, अगर उतनी सेम अमाउंट ऑफ दुकानें इस चेंबर में होती है बड़े से, तो यहाँ पर हमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम कंजेस्टेड फील हो रहा होगा, यहाँ पर हमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी एरिया ज़्यादा है। अच्छा, और अगर अभी यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो घूमने के लिए जगह ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर घूमने के लिए जगह ज़्यादा है तो हर एक इंसान को अपनी अपनी घूमने के लिए जगह मिल पाएगी, तो ना सामने वाला इंसान मुझसे टकराएगा ना मैं उससे टकराऊंगा। ठीक है, तो मुझे काफ़ी कम रेजिस्टेंस फील होगा, मैं अच्छी तरीके से स्लोली या फिर स्टेडीली मूव कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे कोई भी आके टकराएगा नहीं, हर 2 सेकंड में मुझसे कोई भी आके टकराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं, और मैं अब अच्छी तरीके से फ्रीली मूव कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना हमें कम रेजिस्टेंस फील होगा, है कि नहीं, उतना हमें कम रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा, है कि नहीं। ग्रेट, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। एक्सपीरियंस करो ना, तुम खुद सोचो। और ये चेंबर वाला एग्जांपल याद रखना, क्या रहेगा चेंबर वाला एग्जांपल, कि चेंबर के अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा सा। ठीक है, ग्रेट, जितना ज़्यादा एरिया उसका होगा उतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ पाएंगे, और उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से शॉपिंग कर पाएंगे बिना एक दूसरे को टकराए, बिना एक दूसरे को रेजिस्ट किए कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सामने वाला सामने से आके ठोक के चलेगा, टकरा के चलेगा, है ना। ग्रेट, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ग्रेट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, ग्रेट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अमेजिंग। अब बेसिकली इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, है ना। इसको हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ऑलराइट, ग्रेट। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट का, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाय A। ठीक है, R हो जाएगा रो L बाय A के बराबर, और ये जो रो है इसे हम बोल रहे होते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो हमारा रो है इसको हम बोल रहे होते हैं रेजिस्टिविटी। ग्रेट, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। भाई साहब, वो नेचुरली कितना रेजिस्टेंस अपने अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ का, हर एक पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ कि चीज़ का जो रेजिस्टेंस होगा वो नेचुरली अलग अलग होगा। भाई ये मान लेते हमारे जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कुछ और होता है। ठीक है, वो कितना रेजिस्ट करते हैं करंट के फ्लो को, कि कितना रेजिस्ट करते होंगे, सोचो। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ और होता होगा, है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग, बढ़िया। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि देखो जितनी मैंने अभी तुमको पूरी कथा सुनाई कि ये चेंबर के एग्जांपल ले लो, कुछ याद नहीं आ रहा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हाँ या ना, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में था ही, है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लगा दिया आगे रो, आगे हमने लगा दिया रो। ठीक है, इस रो को हम क्या बोल रहे होते हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे होते हैं। ग्रेट, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। देखो आपकी बुक के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों दे रखे हैं, तो ये जो आपका एक पोर्शन है जो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि तुमको पता ही है कि मैं एक ना एक टॉपिक तुमको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए देता हूँ, तो ये चीज़ जो है हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, और आगे भी एक चीज़ दूंगा जो कि काफ़ी आसान होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस की। अगले 10 मिनट में ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो रहा होगा। देखो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है ये सब भूल जाओ, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर ऐसे बैक टू बैक जो है वो हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये R1, R2, R3। ये अगर तुम्हें ऊपर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसका इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि एक के बाद एक बैक टू बैक के सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब इस सर्किट के थ्रू जब ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चलो एक बार मैं वापस समझाता हूँ, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन सेम, यानी कि जो करंट इस R1 रजिस्टर से फ्लो हो रहा होगा वही करंट इस R2 रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा होगा, और वही करंट इस R3 रेजिस्टर से फ्लो हो रहा होगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? तो करंट जो हमारा रहता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के केस में सेम ही रहता है, मतलब सेम करंट जो है वो रहता है। इसका क्या मतलब भैया? मैंने कहा देखो वो तुमको आगे न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, बुक के अंदर न्यूमेरिकल से तुम्हारे है कि नहीं। सीरीज में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो बढ़ जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V था, ठीक है, मान लो V था, ओके ग्रेट। इसके अक्रॉस V1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। लेकिन जब तुम V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे तो वो इस फाइनल V के बराबर आएगा।
ठीक है। लेकिन इस रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 इन तीनों के क्रॉस जो करंट होता है वो सेम फ्लो हो रहा होता है। आई बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, इतना हमको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है हमारे कि सीरीज के केस में आई सेम यानी कि करंट सेम, ओके। और हमारा जो सीरीज के केस में जो हमारा वोल्टेज होता है हमारा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, तुम कहीं के जगहों पर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी सुन रहे होगे, ठीक है, तो कोई चिंता मत करना, ओके। वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारी बात समझ में? ग्रेट। पैरेलल में इसका उल्टा हो रहा होगा। टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि हमने बात की ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से बना तो नहीं है, यहाँ पे जो V था पोटेंशियल डिफरेंस वही इन तीनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसके अक्रॉस V1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके अक्रॉस V2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके अक्रॉस V3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन जब हम इनका सम करेंगे तो क्या ये V के बराबर आएगा? नहीं आएगा। आ गया है कि नहीं? आ गया। अरे ग्रेट। अच्छा, अमेजिंग। हम ये जानते हैं कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है ना। हम ये जानते हैं कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, V1 को लिख दिया IR1 के बराबर, V2 को लिख दिया IR2 के बराबर और V3 को लिख दिया IR3 के बराबर। भैया आपने R1, R2, R3 क्यों लिखा? मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है इस रजिस्टर की वैल्यू R1 है, इसकी R2 और इसकी R3 है कि नहीं? ग्रेट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों को इक्वेट कर दिया। ये देखो ज़रा, है ना, ये देखो ज़रा। बेसिकली मेरी इक्वेशन तो यही थी, ये वाली, ठीक है, यही वाली इक्वेशन थी। बस मैंने इस V1 की जगह पर IR1 पुट कर दिया, V2 की जगह पर IR2 पुट कर दिया और V3 की जगह पर IR3 पुट कर दिया। आधी बात समझ में? ग्रेट, ओके। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर हम रेजिस्टेंसेस को ऐड कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर रहे होते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये 5 ओम होता, ये 4 ओम होता और ये 8 ओम होता, तो हमारा इक्विवेलेंट यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता? हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होता R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 + 4 + 8। तो बेसिकली हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में सीरीज का जस्ट उल्टा होता है। पैरेलल के केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जो वोल्टेज या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तुम जरा खुद नोटिस करो यार, करंट यहाँ से आ रहा है, आया। अब इस पॉइंट पे आने के बाद में, जिसको मैंने अभी सर्कल से मार्क किया है, उसके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। या तो वो यहाँ से जा सकता है, या तो वो यहाँ से जा सकता है, या तो वो यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो करंट जो वो क्या करता है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब करंट पहुंचा उस पॉइंट पे, उसको देखा कि मेरे पास में बहुत सारे रास्ते हैं, उसने बोला कि यार हर एक रास्ते को जो है वो हम क्या कहते हैं कि नाराज तो नहीं कर सकते, तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तब पर क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो तुम देख सकते हो कि इन तीनों के अक्रॉस क्या है, ये V है, ठीक है। इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सीरीज के केस में क्या था, R1 के अक्रॉस V1 था, R2 के अक्रॉस V2 था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के अक्रॉस सेम ही रहता है, लेकिन करंट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। करंट जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने वहाँ पर सीरीज के केस में V = V1 + V2 + V3 लिखा था, इस केस में मैं I = I1 + I2 + I3 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सीरीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और पैरेलल के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। आधी बात समझ में? ग्रेट। ये लिखा मैंने I = I1 + I2 + I3। वापस से हमें कन्वर्जन करना है, हमें इस पूरे फॉर्मूला को R के फॉर्म में लाना है। तो मैंने कहा V = IR है कि नहीं, V = IR, ठीक है। ग्रेट, अमेजिंग। I होता है V/R के बराबर, ठीक है। I होता है V/R के बराबर। अब मैं क्या करूँगा कि I1 की जगह लिखूंगा, ठीक है, I1 की जगह लिखूंगा V/R1 है कि नहीं, ग्रेट। I2 की जगह लिखूंगा V/R2 है कि नहीं, ग्रेट। और I3 की जगह लिखूंगा V/R3 है कि नहीं, ग्रेट, अमेजिंग। और इस I की जगह लिखूंगा V/R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखो ज़रा, ये रहा कुछ V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V/R1, ठीक है, प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। V हमको पता है कि पैरेलल के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये V कट रहे होंगे सारे, है कि नहीं, V कैंसिल हो रहा होगा। बचेगा हमारे पास में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
और हमारे पैरेलल के केस में हम ऐसे ऐड कर रहे होते हैं। मान लो हमें एक रेजिस्टेंस दे दिया है 2 ओम, एक दे दिया है 3 ओम और एक दे दिया है 4 ओम। तो हम बेसिकली कुछ ऐसा एडिशन कर रहे होंगे। ये देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ओके, इसका हम एलसीएम लेंगे और देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हम क्या आएगा देख लेते हैं। इसका एलसीएम आ रहा होगा यार हमारा 12, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 6 + 4 + 3/12। ऑलराइट, तो इसका आंसर कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13/12। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो है मेरा 13/12 के बराबर आ रहा होगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी को, ठीक है, इसी को अपना फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं। लेकिन देखो कि ये 1/R इक्विवेलेंट है, मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो R इक्विवेलेंट जो है वो 12/13 के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? अब अगर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो तुम देख लेना है, मैं तुमको बस एक्सप्लेन कर रहा था कि जो भी तुम्हारा आंसर है, मान लो तुम्हारा आंसर आता 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/7, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। तुम्हारा फाइनल आंसर है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7/5। क्यों? क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है, हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तुम सोचो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो दी पोजेस सम एनर्जी। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं, क्योंकि वो फ्लो कर रहे होते हैं। अच्छा ग्रेट, जैसे ही वो टकराते हैं, जैसे ही उनका कोलिजन होता है, हमने पढ़ा था ना कैसे रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करते हैं हमारे कंडक्टर्स, है कि नहीं। ग्रेट, तो जैसे ही उनका कोलिजन होता है अंदर के एटम से या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से, क्या होता है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोलिजन होता है, तो क्या हो रहा होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो ऐसे हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टकरा रहा होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। इतना डिटेल में समझने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्योरी पोर्शन इसमें बहुत कम है। हम बात करते हैं फार्मूला की। ठीक है, हम बात करते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला हमको पता है यार क्या होता है कि V = W/Q होता है कि नहीं। V = W/Q होता है। हमने क्या किया कि V × Q = W लिख दिया। ठीक है, × Q = W लिख दिया। आ रही बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, अब इसमें भी थोड़े से मॉडिफिकेशन किए। ये देखो यहाँ पर मॉडिफिकेशन, हमें पता है कि I होता है Q/T, तो हमने Q को लिख दिया I × T। ये देखो जरा, ये देखो, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, तो हमारा जो W है वो क्या हो गया, वो हो गया VIT। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। ओके, अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, कि यहाँ पर मैंने जो वर्क डन है, ठीक है, जो वर्क डन है उसको एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसको एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। देखो जरा, W = VIT होगा। मैं बोल रहा हूं कि H = भी VIT हो जाएगा। यहां पर हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। तो क्या मैं इस W = VIT को सब सेम रहने दूंगा, बस इस W की जगह में लिख दूंगा H, हीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज एनर्जी। ओके भैया, वर्क डन इज नॉट एनर्जी, उसमें कुछ होता है, वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा हाँ मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसके लिए पूरी 9वीं मुझे 9th रिपीट करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अगर मैं थोड़ा सा भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ना यहाँ पर, तो ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? ग्रेट। तो हमने लिख दिया W की जगह पर H, बड़ी ही चुपचाप। क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ग्रेट। अच्छा, H = VIT। अच्छा, H = VIT, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। ग्रेट, अमेजिंग। अब देखो V हमारा जो होता है, जो हमारा V होता है वो IR होता है, नहीं होता? वो IR होता है। तो मैंने इस V की जगह पर इस फॉर्मूला के अंदर IR लिख दिया। इस V की जगह पर IR लिख दिया, ये I को सेम टू सेम नीचे लिख दिया और इस T को सेम टू सेम नीचे लिख दिया। H आ गया I² RT के बराबर। H आ गया I² RT के बराबर, और ये मेरा एक हीट का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, ये मेरा हीट का पहला फॉर्मूला। अच्छा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैथ, सबके फॉर्मूला की शीट जो है वो चैनल पर डली हुई है। ठीक है, तो ये हीट का एक फॉर्मूला है। ऐसे हीट के और फॉर्मूलाज जो तुमको शीट में मिल रहे होंगे तो तुम उनको जाकर डाउनलोड कर लेना, तुमको सारा का सारा डेटा उसके अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। ये हमने बात कर लिया, हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, इससे हम अपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करेंगे। हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था H = I² RT। अब देखो कैसे हम जूल्स लॉ एक्सप्लेन करते हैं।
heat generated in a conductor is directly proportional to the square of the current flowing through it. Resistance and time for which the current passes. आ रही बात समझ में? फॉर्मूला के अंदर ही तुम्हारी पूरी स्टेटमेंट है. देखो एक बार फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, हीट वापस से मैं ना चेंज कर रहा हूं, हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, टू रेजिस्टेंस एंड टू द टाइम टिल विच द करंट पासेस. आ रही बात समझ में? ग्रेट. ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है. अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि हमारे हीटिंग इफेक्ट के कौन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम हमारे डेली लाइफ में देख रहे होते हैं. मैं एक बता देता हूँ, माइक्रोवेव है ना, बाकी सब तुम बताओगे. ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना. आगे बढ़ते हैं, पावर की बात करते हैं. पावर जो है, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. ग्रेट. अब वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं, यानी कि W/T होगा, है ना, W/T होगा. अरे ग्रेट. ठीक है, अरे ग्रेट, अमेजिंग. अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैंने यहाँ पर जो मेरा W था, ठीक है, जो मेरा वर्क था, उसको मैंने लिख दिया था VIT. उसको मैंने VIT के फॉर्म में लिख दिया था. आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर मेरा पावर क्या है? मेरी पावर है वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, मेरी पावर है वर्क डन अपॉन टाइम. तो मैंने इस W की जगह पर ये VIT लिख दिया. तो कुछ ऐसा हो गया, VIT अपॉन T. ये T से T कैंसिल, P हो जाएगा VI के बराबर. ये मेरा पहला फार्मूला आ गया. ठीक है, ये मेरे पास में आ गया पहला फार्मूला. आ रही बात समझ में? ग्रेट. अच्छा, अमेजिंग. अब हमको ये पता है यार, हमने बात की थी कैसे हमारा वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी एंड ऑल. ठीक है, तो अगर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मैंने लिखा था, ठीक है, ऐसा लिखा था, तो क्या मैं W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ? हाँ या ना? ग्रेट, अमेजिंग. ये हीट एनर्जी है और ये वर्क है. एनर्जी और वर्क अभी समझाया था मैंने. ग्रेट. अच्छा, अब इसको ध्यान में रखते हो, हम अगला फॉर्मूला डिराइव करते हैं पावर का. ठीक है, अरे ग्रेट, अमेजिंग, अरे ग्रेट. ओके, अमेजिंग. ये रहा मेरा पावर. क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. अब मैंने इस W की जगह क्या रखा? अब मैंने इस W की जगह रखा आई स्क्वायर आर टी और डिनोमिनेटर में रखा T. T से T कैंसिल, P आ जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर. ठीक है, P आ जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर. P इज इक्वल टू VI पहला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर दूसरा फॉर्मूला. डिराइव कैसे किया? वर्क के फॉर्म से, वर्क की हेल्प से. हमको पता है पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, अब वर्क डन के हमने वेरियस फार्मूलाज देखे थे. वर्क डन का VIT एक फार्मूला होता है. ठीक है, वर्क डन का हमारा आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है. बस इस W की जगह, इस वर्क डन की जगह ये फार्मूलाज पुट कर दिए तो हमें हमारे फार्मूलाज देखने को मिलते हैं. अच्छा, अगर तुमने वर्क डन की जगह V स्क्वायर बाय R इंटू टी पुट कर दिया, ठीक है, ये कैसे आया भैया? ये कैसे आया भैया? मैंने कहा देखो, H इज इक्वल टू VIT था, H इज इक्वल टू VIT था. अच्छा, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, सॉरी, है कि नहीं? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है. अच्छा, I क्या हो जाएगा? V बाय आर, है कि नहीं? ग्रेट. अगर तुम इस I इज इक्वल टू V बाय आर को इस इक्वेशन में पुट करते हो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, H इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर इंटू टी. तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी. आ रही बात समझ में? इस तरीके से आता है V स्क्वायर बाय आर इंटू टी. आ गया? ग्रेट. तो बस हमारा ये आंसर आ रहा होगा, है कि नहीं? हमारा ये आंसर जो है वो आ रहा होगा. अच्छा, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट. ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है WATT वॉट. हीट की क्या होती है? जूल होती है. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हम हीट की बात करेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे? जूल में. ओके, ग्रेट, अमेजिंग. अच्छा, द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल. हम लोग जनरली जो हमारी जो कमर्शियल यूनिट है ना, वो किलो वॉट आर है. ठीक है, वो क्या है? वो किलो वॉट आर है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वॉट आर. ठीक है, वॉट बहुत ही छोटी यूनिट है तो हम किलो वॉट आर का इस्तेमाल कर रहे हैं. 1 किलो वॉट, अच्छा 1 किलो वॉट जो है उसमें होते हैं 1000 वॉट्स. ठीक है, उसमें होते हैं 1000 वॉट्स. तो 1 किलो वॉट आर जो है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 किलो वॉट की वैल्यू यहाँ पर लिखी कितनी? 1000 वॉट, और आर को कन्वर्ट किया सेकंड्स में तो 3600 सेकंड. फिर ये आंसर आया. ठीक है, और इससे हमें ये आंसर देखने को मिला. ओके, ग्रेट. तो ये कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा टफ कन्वर्जन नहीं है, एक बार खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग, आए मुझे बढ़िया. इसी तरीके से गाइस हमने अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर समाप्त कर दिया.
ठीक है, काफ़ी कम समय में। जो कॉन्सेप्ट तुमको लगा कि तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया तो तुम उसको रिपीट कर सकते हो। अगेन ये हमारा बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर आपने ये चीज़ बहुत ही कम टाइम में पढ़ाई है। लेकिन अभी हम अपने प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट। लेकिन जब आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन का समय आएगा तो सारी चीज़ें बदली हुई होंगी, ठीक है। अरे ग्रेट। इसी के साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। इस चैप्टर की क्विज आपको नीचे देखने को मिल जाएगी और सोशल साइंस को लेकर भी सोचा जा रहा है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।